Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने बिहार के इलेक्शन को लेकर कुछ बयान जारी किया। हालांकि ये बयान बहुत ही बड़ा बयान है, 18 मिनट का बयान है। अब अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन बिहार गए और इन्होंने ये कहा, यहाँ पर मेरे एक दोस्त के लिए मैं काम करने आया हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, बोटी के लिए कोई बकरा खराब नहीं करता। खुलकर अमजदुल्ला खान खालिद को भी ये कहना चाहिए और मुखालिफत करना चाहिए बीजेपी और हमारी मुकामी पार्टी की। ये कहते हुए वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट करें। इसी को लेकर अमजदुल्ला खान कुछ अजीब सा बयान दिए थे कि मैं मजलिस के सदर के जूतों के बाजू बैठ जाऊंगा और फिर वो जो हुक्म देंगे मैं करूंगा। ना मुझे एमएलए की जरूरत है, ना मुझे कोई ओहदे की जरूरत है। इन्होंने ये 18 मिनट के बयान में ये कहा, लेकिन इसी को शॉर्ट करके मामूली सा बयान जारी किया गया, जिसकी वजह से एमबीटी के चाहने वालों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। तो अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन को चाहिए कि एक बयान फिर से जारी करें, जो जूतियों के बाजू बैठकर मैं काम करूंगा आपने कहा था। इसी को लेकर मजलिस के लीडर ने इनको इसी का जवाब दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद की गिरिराज सिंह आप ये देखिए, आप दो लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। आप एक जो है मोदी के चाहने वालों से और एक अवैसी के चाहने वालों से, क्योंकि मोदी के जितने अंधे भक्त है, अवैसी के उसके डबल अंधे भक्त है। और ये दोनों का आईटी सेल एक ही है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इतने लोगों का इंटरव्यू लिए होंगे, आप मेरा इंटरव्यू डालिए, आपको कम से कम नहीं बोले तो एक 5000 गालियां आएंगी आपको इसमें। क्या आपको पता है? और एक ये है कि निहाल अख्तर पयामी, आज से खुद आप हिंदू हो जाएंगे, आप बीजेपी के एजेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेरा यहाँ पर जमहूरियत है। आप समझिए कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हर तकरीर में बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, इन्हों बोलते फिरते, तो हर किसी को राइट है आप कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन लड़ने का या आपकी मुखालिफत करने का, आपकी तायद करने का, हर किसी को है। तो आज से आप भी जो है निहाल अख्तर पयामी भी बीजेपी के दलाल हो जाएंगे, आप बीजेपी के एजेंट हो जाएंगे। कमेंट में नहीं, आपको बड़ी बड़ी गालियां आएंगी फोन पे, आप देखिए, आप भद्दे भद्दे गालियां आएंगी आपको। तो ये पूरा एक आईटी सेल है, ये इसको मैनेज करते हैं बीजेपी के लोग, इसको मैनेज करते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब बीआरएस की तेलंगाना एजिटेशन के बाद में 2014 में इलेक्शन हुआ, बीआरएस गवर्नमेंट आई, कुछ ही देर में एक आलेर एनकाउंटर हुआ, आपको मालूम है, आप भी फॉलो कर लेते उसको। 5 मुस्लिम नौजवान जो असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी के है, जो अकबरुद्दीन ओवैसी इनके भाई जहाँ के एमएलए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के है, उनको जुडिशियल कस्टडी में, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कहीं जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर होता क्या? बताइए आप। जुडिशियल कस्टडी के मायने यह है कि जो जज की कस्टडी में उनको पेशी से लाया जा रहा है, हाथ में हथकड़ी है, सीट को हथकड़ी बांधी हुई है। उन 5 निहत्ते मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के है। AIMIM वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीआरएस गवर्नमेंट। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन ओवैसी के चाहने वालों को, क्या किसी दिन भी असदुद्दीन ओवैसी इस आलेर एनकाउंटर के बारे में क्या एक मरतबा पार्लियामेंट में आवाज उठाई? इनके एमएलए असेंबली में क्या कभी एहतजाज करे? आज वो एनकाउंटर होकर 10 साल हो रहा, उसके ऊपर एक कमेटी बैठी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जो आपके कोई आईपीएस ऑफिसर के ऊपर बैठी थी। आज की तारीख तक वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वहां पर पेश नहीं की गई। आप बोलते वक्त के चैंपियन बनते असदुद्दीन ओवैसी, सारे हिंदुस्तान में ढंडोरा पीटते फिर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साथ लेके के वक्त असदुद्दीन ओवैसी 1994 में पहली बार जब एमएलए बने, उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मेंबर थे और उसके बाद से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं आप। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला कैसा लुटा। सवाल रहजनों से नहीं, सवाल तेरी रहबरी का था। असदुद्दीन ओवैसी बहैसियत एमपी वक्फ बोर्ड के मेंबर है, एमएलए, फिर उसके बाद में एमपी बनने के बाद में वक्फ बोर्ड के मेंबर है। आज वक्फ बोर्ड पूरा उनके हाथ में है, तेलंगाना वक्फ बोर्ड उनके हाथ में है।
चेयरमैन उनका आदमी बनता है यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के दौर में भी, और आज भी चेयरमैन उनका ही है। तो एक आदमी जो 24 साल से वक्फ बोर्ड उसके हाथ में है। जब तेलंगाना अलग हुआ, हमारे तेलंगाना 2 स्टेट अलग होने के बाद में 75,000 एकड़ वक्फ लैंड तेलंगाना की थी। आज तेलंगाना में 40,000 एकड़ बता रही खाली, बाकी के 25-30 हजार एकड़ वक्फ जमीन कहां पर गई? आप है ना भाई वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप अपनी रियासत में वक्फ की जायदादों को आप बचा नहीं सक रहे। आप तेलंगाना में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जहां पर भी वक्फ की जायदाद कब्जा हो रही है आप जाके देखिए, या तो इनका नाम या इनके कोई पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आता वहां पर। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं बीजेपी का एजेंट हो जा रहा हूं, मैं गिरिराज किशोर हो जा रहा हूं, मैं फलाना हो जा रहा हूं। क्या बताइए, मेरा हक है नहीं है ये बात पूछना? अगर आपके बिहार में वक्फ की जायदादें लुट रही है और कोई एक मुस्लिम रहनुमा वहां का चेयरमैन है, तो आप सवाल किससे करेंगे बताइए? आप हुकूमत से सवाल करेंगे या आपके चेयरमैन से सवाल करेंगे? आप लेकिन कहा जाता है कि हैदराबाद में एक अमजदुल्ला साहब हैं और उनके पार्टी के 2-4 लोग हैं जो दिन रात गालियां देते हैं आप ओवैसी साहब को, जबकि आपके अलावा सारे के सारे उनके हामी हैं। अगर नहीं होते तो लाखों लाख वोट से कैसे चुनाव जीत जाते हो? नहीं, आपको इसका भी कोई, आप देखिए कंपैरेटिव स्टडी बोल के आपके जर्नलिज्म में, आप खुद मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, आप एक लर्नर्ड जर्नलिस्ट है। आप, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और आपके गौ महिला को सारे बिहार की न्यूज़ देखने के लिए हम सिर्फ यही वॉच करते। आपका जो निहाल अख्तर पयामी का है, हाल ही में जो अरेस्ट हुआ था एक मुस्लिम लड़के का, कौन आवाज उठाया बताइए आप उस लड़के की? तो आपको थोड़ा ग्राफ निकाल के देखिए कि एमआईएम के पहले जो एमपी होते थे और एमएलए होते थे 1 लाख वोट से जीतते थे। आज एमआईएम का एमएलए और एमपी जो है बिल्कुल हजारों में आ गए। जैसा मैं लड़ा, मेरे अगेंस्ट में 700 वोट से जीते, मेरे को 4 घंटे पुलिस से गिरफ्तार करा दिए, मास रिगिंग करे ये लोग, उसके बाद में ये लोग इलेक्शन जीते, वरना 10 से 15 हजार वोटों से मैं जीतता। आप आइए नामपल्ली पे, जो आपके यहाँ पर माजिद हुसैन इंचार्ज बन के आ रहे हैं, माजिद हुसैन इलेक्शन कैसा जीते? फिरोज खान वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके साथ उन पे हमले किए गए उनके ऊपर। तो ये आप जो देख रहे हैं, पहले मजलिस का इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए 1 लाख से जीता था, आज वही एमआईएम का एमएलए जो है 1000-2000 से जीत रहा है, 5000 के अंदर आ गया। एमपी कैंडिडेट जो थे, आपको कई लोगों को ये नहीं मालूम, ये सब जितने भी आज एमआईएम की स्टोरी देख रहे हैं, ये इंटरवल के बाद में एंट्री लिया सो है लोग, इनको स्टार्टिंग की बात नहीं मालूम। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर थे 12 महीने तक। हाँ, और एक बात आप बोल रहा हूँ, आज जो असदुद्दीन ओवैसी एमपी बन के घूम रहे हैं, इनको एमपी बनाने से पहले अमानुल्लाह खान हैदराबाद पार्लियामेंट से इलेक्शन लड़े थे। मजलिस की तारीख में कभी भी कोई भी पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ा था, खाली एमएलए लड़ते थे। मेरे वालिद ने हिम्मत किया, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, वरना इनके वालिद जो है कांग्रेस से सौदेबाजी करके वो सीट कांग्रेस को छोड़ देते थे हैदराबाद पार्लियामेंट की। मेरे वालिद जिद करके लड़े और बिल्कुल 12,000 वोटों से हारे। चलिए, ये आपका एलिगेशन है, जी। सौदेबाजी सियासत में तो कर सौदेबाजी तो होती है। नहीं, 1 मिनट। तो अब इसके बाद में जो है, मेरे वालिद जब फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 12,000 वोटों से हारे। उसके बाद में ये हुआ कि सेकंड टाइम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब लड़े, एमपी जीते। उसकी जीतने की वजह ये थी कि हैदराबाद में जो जहां पर फिसादात हो रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में लोग हैदराबाद आ रहे थे, तो उनके बस्तियां बसाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान। हैदराबाद पार्लियामेंट को एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान। तो आज आप एमपी बन के घूम रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आज आप एक चैनल चला रहे हैं, स्क्रीन पे आप है, लेकिन आपके पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। तो एक टीम की मेहनत आपके लिए कामयाबी ये है। अमजद भाई, सीधे तौर पर हम जानना जी, चाहेंगे बोलिए। कि देखिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही जी। और हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होती है, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए। जी। क्या भविष्य में कभी कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जहां पर अमजद साहब, ओवैसी साहब, अकबर साहब एक साथ दिखेंगे? क्योंकि आप एक होते हैं, मजबूत होते हैं, एक नहीं होंगे तो ऐसे इख्तलाफ होते रहेंगे और आप जो है नुकसान उड़ते रहेंगे। मैं आपके चैनल के द्वारा मैं ये बात का ऐलान कर रहा हूँ कि मुझे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी से कोई जाती इख्तिलाफात नहीं है। पहली बात, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में और तेलंगाना में कई लोगों ने कोशिश की कि आप दोनों मिल लीजिए, आप दोनों एक हो जाइए। असदुद्दीन ओवैसी जो बात करते ना अवाम में आके कि हम इत्तेहाद के लिए तैयार है, दारुसलाम के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए, जाके उनसे बोलिए कि कल मैं अमजदुल्ला खान को लेकर आ रहा हूँ। बात मेरी कोई शर्त नहीं है,
मैं ये बोल रहा हूँ कि जमात को मजबूत करिए। जो जमात के तालीमी इदारे हैं, दिक्कन मेडिकल कॉलेज, उसमें एक पंक्चर जोड़ने वाले बच्चे को आप यकीनन आपको कॉलेज चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, कैपिटेशन फीस आप लीजिए, लेकिन एक 50% सीट जो है, जो गरीब मुसलमान आपका वोटर है, उसके लिए रखिए। आप यहाँ पर आके तकरीर करते हैं कि 500 रुपए में हम डिलीवरी कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ मुर्दा नहीं देते फ्री में। देखिए इस तरह की बातें आप करेंगे तो रिश्ते और भी बढ़ जाएंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जो हकीकत से बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आके बिहार के मासूम मुसलमानों में बोल रहे हैं, मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, 500 रुपए में मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, आप आइए वहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई मर भी जाता है तो बगैर बिल पेमेंट के उसका मुर्दा नहीं देते वो लोग। तो यहाँ पर बात, आपका दिल अगर सच्चा है, आपकी नीयत अगर सच्ची है, तो आप एक फ़ोन कॉल मुझे कर सकते हैं, मैं इत्तेहाद के लिए तैयार हूँ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जंगल के जंगली जानवर से दोस्ती करेंगे, यानी हर किसी से करेंगे। वो मजलिस बचाओ तहरीक से बात करने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें दोस्ती करने की हिम्मत नहीं है। नहीं अमजद भाई, आपको नाउमीद नहीं होना है, क्योंकि नाउमीद मैं नाउमीद नहीं होना, और इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा जब आप एक होंगे तो निश्चित रूप से जो है सर आपके तेलंगाना का मैं आपको खुली अपील कर रहा हूँ मोहतरम उल मुकाम, मैं आपके चैनल से असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपील कर रहा हूँ कि मैं इत्तेहाद के लिए तैयार हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं ये तक बोल रहा हूँ कि हमारे को एमएलए एमपी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। जो भी दारुसलाम में मजलिस का सदर बनेगा, हम उसकी जूतियों के बाजू बैठकर हम कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है? चलिए आइए दारुसलाम अपनी पार्टी को डिसॉल्व करके आप दारुसलाम आइए, आपके लिए दरवाजे खुले। आप क्या करें मालूम है, तेजस्वी किसके साथ अलायंस में है? कांग्रेस के साथ। यहाँ आप कांग्रेस को गालियां देंगे, फिर आप जाके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, ये कहीं की पॉलिटिक्स है आपकी। फिर क्या करें, आप दिल्ली चले गए, दिल्ली जाके अजमतुल्ला का पैजामा पकड़ लिए, फिर कभी जा रहे आप महाराष्ट्र जा रहे हो, आगरे का हाथ पकड़ लिए। आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एक अपनी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हर वो चीज करने के लिए आपको तैयार है। आप सिर्फ मेहनत करिए, अवाम का दिल जीतिए, अवाम का नाम खराब मत करो, हैदराबाद का नाम खराब मत करो। आपके लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार है। आप में क्या है मालूम है, कभी उन उंगली करा तो चले गए, इन उंगली, किसी की आपको सुनने की जरूरत नहीं है। अब कई दलाला आपके पीछे लग जाते हैं आपको उंगलियां करने क्या से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना, एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, अमजदुल्ला खान खालिद साहब का एक वीडियो देखा, आप तमाम भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा मेरे को उनका वीडियो, जो एक समझदारी का इंटरव्यू उनका। आप सीमाचल बिहार गए थे, आप जाके एक इंटरव्यू दिए, सोशल मीडिया में मैं उनका वीडियो देखा। बहरहाल ये वीडियो देखने के बाद मैं खान साहब से मुखातिब हूँ, ये खान साहब के लिए खास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को कभी भी खान साहब की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई साहब। खैर, आप एक प्लेटफॉर्म पे आने के बारे में सोचे, दारुसलाम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, खुले रहेंगे। अपनी पार्टी को डिसॉल्व करिए, अपनी पार्टी को जम करिए। आप दारुसलाम कभी भी आइए, कायदीन आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। मगर मैं हैदराबाद की आवाम को और हैदराबाद के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ अमजदुल्ला खान साहब को भी, कि आपकी पॉलिटिक्स मेरे को कभी भी समझ में नहीं आई साहब। कैसा पूछो, यहाँ रह के आप दुनिया का बीआरएस को अला फला गालियां गलोज ये वो दुनिया का बोल बोल के बीआरएस को खत्म कर दिए, बीआरएस खत्म हो गई। फिर आप बोले हम कांग्रेस को लाए, दुनिया का खुश हो गए आप, दुनिया का खुश थे, हम कांग्रेस को लाए, कांग्रेस को लाए, बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करें मालूम है, अब कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं यहाँ पे, कांग्रेस ऐसी वैसी ये वो लाए। जब तो दुनिया का खुश थे, अब दुनिया का कांग्रेस को आप गालियां दे रहे। गालियां दे के क्या करें मालूम है, इस बात से आपकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई। बोल रहा हूँ ऐसे 3-4 चीजें गौर करा मैं आपके, सुने खान साहब, ये चीजें खत्म होना जरूरी है। देखिए एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे अपन, बहुत अच्छी बात है, मगर आपकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही बोल के मैं आपको ये वीडियो खास तौर पे बना रहा हूँ। आप क्या करें, बिहार सीमांचल चले गए, जाके तेजस्वी के पेट में मुंडी डाले, मुंडी डाल के पूरे हैदराबादियों का, पूरी कौम का नाम खराब कर दिया, समझे। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, जब हैदराबाद ये तेलंगाना हैदराबाद से जब निकलते, हिंदुस्तान के हर कोने हर स्टेट में राव रेड्डी भी सलाम करते होंगे। वो इज्जत बनाए मेरे और आपके, खायर आप नाम खराब कर दिए।
जाके तेजस्वी के पेट में मुंडी डाल के आप अपना इंटरव्यू दिए, बहरहाल जो भी बात करना है करे, बिन बुलाए मैं आ गया, बहरहाल जो भी है। खैर आप क्या करें मालूम है, तेजस्वी किसके साथ अलायंस में है? कांग्रेस के साथ। यहाँ आप कांग्रेस को गालियां देंगे, फिर आप जाके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, ये कहीं की पॉलिटिक्स है आपकी? आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलायंस में है, फिर जाके आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बोलेंगे आप मैं आरजेडी को कर रहा हूँ। आरजेडी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। ये पॉलिटिक्स आपकी समझ में नहीं है। फिर क्या करें आप? दिल्ली चले गए, दिल्ली जाके अजमतुल्ला का पैजामा पकड़ लिए, फिर कभी जा रहे आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, उत्तम ठाकरे का हाथ पकड़ लिए वहां, जबकि उन बाबरी मस्जिद तोड़ाने में बहुत बड़ा अहम रोल रहा ठाकरे का। ये सब चीजें आपको मालूम है, आप इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये सब छोड़ दो साहब। आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। आपको किसी राव रेड्डी का हाथ पकड़ने की, धोती पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक अपनी पार्टी है सारे हिंदुस्तान में, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अपने सदर की उंगली पकड़िए, अपने सदर का हाथ पकड़िए, अपने सदर का हाथ मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, समझे? आपकी पार्टी को डिसॉल्व करो, आपकी पार्टी पूरी खत्म करके आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद दारुस्सलाम के दरवाजे आपके लिए खुले, कभी भी रोके नहीं आपको दारुस्सलाम मत आओ बोल के। आइए आपके लिए दरवाजा खुले है दारुस्सलाम के। मगर ये तनकीद करना, ये फलाने से मिलना, जाके उससे जाके मिलना, इससे जाके मिलना, वहां चले गए यहाँ चले गए, साहब इसको इज्जत नहीं बोलते। बिन बुलाए मेहमान की इज्जत नहीं रहती कहीं भी, याद रखो आप। आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आपके वालिद मोहतरम ऑल इंडिया मजलिस स्टार्टिंग बहुत अच्छा नाम कमाए, खैर उन्होंने गुजर गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको उनका अधूरा काम पूरा करना है। उन्होंने भी जमात को और कायद को मजबूत करने का सोचते थे, आप भी वही सोचिए, समझे ना? आइए पुराने चीजें सब खत्म कर दो, अब मेरे और आपके सदर के साथ कदम ब कदम मिला के चलो। आप अवाम का काम करो, अवाम का दिल जीतो। आप और हम मिलके अवाम का दिल जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। जो काम अवाम के लिए नहीं हो सकते हैं, आप और हम मिलके करेंगे इंशाल्लाह। अवाम का, हैदराबाद का अवाम का दिल जीतेंगे। आपको किसी के जूतियों में बैठने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप बोले दारुस्सलाम के सदर के जूतियों के बाजू जरूरत नहीं है साहब। आप अवाम के लिए, आप पार्टी मजबूत करने के लिए ऐसा काम करिए, आपको दिल में बिठाएंगे कायदे इंशाल्लाह ताला। आपकी जगह दिल में है साहब, जूतियों में नहीं। तो ये आपकी पॉलिटिक्स में कुछ समझ में नहीं आई। कभी आप बीआरएस को गालियां देते, कभी कांग्रेस को गालियां देते, फिर जाते उनसे मिले इनसे मिले। नको साहब ये सब चीजें खत्म कर दो। आप आइए दारुस्सलाम, अपनी पार्टी को खत्म करिए, अपनी पार्टी को डिसॉल्व करके आप दारुस्सलाम आइए, आपके लिए दरवाजे खुले। हॉस्पिटल स्कूल बनाना मामूली बात नहीं है साहब, समझे ना? अब अगर बन भी गया, अब जैसा बोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल को हो चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, पैसे की जरूरत है। ये सब चीज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पास है। आज अकबर साहब 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहे, ये चीजें बताने के नहीं रहते, समझे ना? दक्कन मेडिकल कॉलेज में कई लोगों को फ्री तालीम मिल रही, ये चीजें नहीं बताते, समझे? फ्री एडमिशन मिल रहा, नहीं बताते ये चीजें। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। छोटे से चीजों में आप नीचे ऊपर हो जाते साहब, समझे ना? खाली बंडियों के वास्ते दुनिया का कर लेना पड़ा रमजान में आपको, उनसे मंगे इनसे मंगे इनसे। आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एक अपनी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हर वो चीज करने के लिए आपको तैयार है, समझे ना? आप सिर्फ मेहनत करिए, अवाम का दिल जीतिए, अवाम का नाम खराब मत करो, हैदराबाद का नाम खराब मत करो। आपके लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार है, ठीक है ना खान साहब? मगर आप में क्या है मालूम है, कभी उन उंगली करा तो चले गए, इन उंगली, किसी की आपको सुनने की जरूरत नहीं है। अब कई दलाला आपके पीछे लग जाते हैं आपको उंगलियां करने के से, मत सुनिए आप किसी का। जमात को मजबूत करिए, दारुस्सलाम के दरवाजे आपके लिए खुले थे, खुले रहेंगे इंशाल्लाह। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।